आज हम डिस्कस करेंगे शिमला कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि हमने पाकिस्तान हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से। कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वर्ड्स टर्म्स जो भी चीज़ें यूज़ होती है जो कि कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने वो खोल खोल के एक्सप्लेन की है। और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 तक हम पहुंच गए हैं। पूरी प्लेलिस्ट में पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी है और जो मैंने पढ़ाया है कंप्लीट यही सीएसएस में आपसे पूछा जाएगा, यही होता है। हर कोई यही आपको पढ़ाता है बस घुमा फिरा के। तो हर बुक्स में यही चीज़ें लिखी हुई हैं, यही हिस्ट्री है, सब कुछ यही है, ठीक है। तो आपको फोकस करके पढ़ना है, देखना है, समझना है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा सीएसएस के, और वो आप वीडियो अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री कंप्लीट होगी उसके बाद आंसर और क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना के वहाँ पर डेली एक आंसर और क्वेश्चन जो सीएसएस में पूछा जाता है वो ही हम डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो जिस तरह से सीएसएस में पूछा जाता है वैसे ही हम करेंगे और करके आपको मैं सेंड करूँगा बिल्कुल फ्री। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब पे आपको ये चीज़ें फ्री मिलेंगी, ठीक है। अभी शिमला कॉन्फ्रेंस क्या है इसको डिस्कस करते हैं। और ये 1945 में हुई थी और इसको वेवल प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 वाज द पिवोटल मोमेंट इन द इंडियन स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस। मतलब कि इंडिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद और मेहनत चल रही थी और उसमें शिमला कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही अहम लम्हा था आज़ादी का 1945 में, ठीक है। इससे पहले जो हुआ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद जो आएगा वो हम कल डिस्कस करेंगे। डेली एक वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। कीप वॉचिंग। अभी देखो, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया कन्वेंस द कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेवल जो थे ना वो वाइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। ये वाइसरॉय लफ्ज़ जो है ये मैं पहले लेक्चर में, अगर आप हिस्ट्री शुरू से देखेंगे ना तो मैंने वाइसरॉय क्या होता है और ये ऐसे ऐसे टर्म्स जो है ना मैं अच्छी तरीके से यूज़ करके आपको सेंड कर चुका हूँ। वाइसरॉय का मतलब होता है कि चीफ डिप्यूटी, एक बड़ा ऑफिसर जो कि बरतानिया का था और पाकिस्तान के इंडिया के ऊपर आके मतलब कि सबके ऊपर वो उसको रखा गया था, सारे इंडिया के अफेयर्स वो संभालता था, ठीक है। उसको वाइसरॉय कहते, ओके। तो ये वाइसरॉय था इंडिया का, असल में ये था तो बरतानिया का, लॉर्ड वेवल, ठीक है। इस शिमला कॉन्फ्रेंस को लॉर्ड वेवल प्लान भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद देखो आप के क्या था। कन्वेंस द कॉन्फ्रेंस इन जून 1945 to unite the subcontinent and they form a coalition interim government of the Congress and the Muslim League at the center. The conference aimed to establish the new executive council with the Indian members except for the viceroy and the commander-in-chief to temporarily govern India until a permanently constitution was agreed upon. इसको अभी मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी और ये लॉर्ड वेवल का प्लान क्या था, ठीक है। इस ये जब शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंडिया में शिमला का एक मकाम है, वहाँ पर उस मकाम पर ये शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड भी एंड हो चुकी है, जो चल रही थी हमने डिस्कस किया था और उसका अलग से एक लेक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड वार सेकंड भी एंड हो चुकी है, ठीक है। अभी आप इस इंटरिम गवर्नमेंट को समझें। ये हिंदुओं और मुसलमानों को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को, गांधी और जिन्ना को एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के दी थी, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिनकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 का फेल हो गया था। तो फेल होने के लिए फेल होने के बाद ब्रिटिश वालों ने, लॉर्ड वेवल ने क्या किया, इंटरिम गवर्नमेंट बना के दी। किसको? इंडिया के लोगों को,
हिंदू और मुसलमानों को, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, जिन्ना और गांधी को एक हुकूमत बना के दी। कहा कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन बने आपके लिए, नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने, नया प्रपोजल आपको दें, उस वक्त तक, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल बना के दें आपको। प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट 1935 में जो एक्ट आया था, हमने उसको डिस्कस किया है, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, ठीक है। उसके तहत अभी आपको गवर्नमेंट चलानी है जब तक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें किस तरह से बनाना है, क्योंकि मुसलमानों की डिमांड अलग थी, हिंदुओं की अलग थी, तो दोनों की मतलब एक किस्म का झगड़ा था। तो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये था, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है नीचे लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है इस शिमला कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, ठीक है। अभी हम इंटरिम गवर्नमेंट को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि इंटरिम गवर्नमेंट क्या थी। देखो, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट है, जो तस्वर है, जो ख्याल है कोलिएशन इंटरिम गवर्नमेंट का, वो क्या है? वो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सेंटर में, सेंटर का मतलब है साथ किया जाए, उनके लिए एक सेंटर गवर्नमेंट हो, उन दोनों को रन करे चलाए, ठीक है। तो कि ये फर्स्ट तजवीज़ थी, फर्स्ट ये रिफॉर्म्स था जो कि दिया गया लॉर्ड वेवल के ज़रिए 1945 में, ठीक है। तो फॉलोइंग वर्ल्ड वार सेकंड, मतलब कि वर्ल्ड वार सेकंड भी चल रही थी और यहाँ पर आके वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है, जो कि 6 साल चली। 1939 1939 तक ये शुरू हुई थी, 1939 को शुरू हुई थी और ये 6 साल तक चली थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वार का लेक्चर अलग होगा, क्योंकि बस यहाँ पर इसका ज़्यादा कोई भी रोल नहीं है, बस थोड़ा सा यही आपको समझना है बस। इसके अलावा वर्ल्ड वार को छोड़ दें आप, इंटरिम गवर्नमेंट को, और कॉन्फ्रेंस, शिमला कॉन्फ्रेंस की तरफ आए हैं तो शिमला कॉन्फ्रेंस को समझे, ठीक है। अभी देखें तो क्या हुआ, जंग हो गई, जंग ख़त्म हो गई, हर चीज़, बरतानिया ये जंग जीत गई, जापान और जर्मनी ये जंग हार गए थे, सेंटर और अलाइड पावर थे, ठीक है। अभी वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर शिमला कॉन्फ्रेंस समझिए। द आइडिया वाज टू यूनाइट द सब कॉन्टिनेंट। लॉर्ड इंटरिम गवर्नमेंट में लॉर्ड वेवल का प्लान ये था कि इंडिया को दो मुल्क ना बनाया जाए, पाकिस्तान और इंडिया ना बनाया जाए, इनको यूनाइट किया जाए, एक ही सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड ना किया जाए, इनको एक ही मुल्क बना के दें, ये इनका प्लान था, ठीक है। और इंटरिम गवर्नमेंट का दूसरा प्लान, मकसद ये था, पहला तो ये था इन दोनों को सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट ही रखें, ये साथ ही रहें, हिंदू मुसलमान एक ही मुल्क हो, ठीक है। एक ये मकसद था इंटरिम गवर्नमेंट का। दूसरा, ये गवर्नमेंट टेम्पररी थी, फॉर्म अ टेम्पररी गवर्नमेंट अंटिल द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन वार एग्रीड अपॉन। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट ना बने, क्योंकि हमने पहले जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे 1937 की इलेक्शन से लेके, उससे पहले 1906 से लेके हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, वो सारे टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बने हुए थे। वो सारी स्ट्रगल, मेहनत चल रही थी आज़ादी और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो सारे इवेंट कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रगल पे चलते आ रहे थे। यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया कि यहाँ पर टेम्पररी गवर्नमेंट बनी जब तक के कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंटली बन ना जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि वो सारे जब हमने डिस्कस किए थे टॉपिक्स, उन सब में कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रगल चल रही थी, मतलब कि हमारा फ्यूचर आइन मुल्क किस कानून के तहत चलेगा,
वो चीज़ें डिस्कस हम करते आ रहे थे, हिंदुओं की और मुसलमानों की, और भी बहुत सारी पार्टीज़ और माइनॉरिटीज़ और दबे हुए लोग, ग्रुप्स बहुत थे। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत सी कौमें मौजूद थी, हिंदू और मुसलमानों के अलावा भी। तो इंटरिम गवर्नमेंट का मकसद और लॉर्ड वेविल प्लान का मकसद ये था कि अभी इनको एक कानून बना के देते हैं जिसके तहत ये अपना मुल्क रन करे। उसके बाद जब तक इनका कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट बन ना जाए, हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, जो जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, जो जो चीज़ें वो डिमांड कर रहे हैं, जो जो कानून उनके लिए सही है, कितनी सीटें हिंदुओं को मिले, कितनी मुसलमानों को मिले, ये मतलब कि सारी ये सारा चक्कर, ये मामला यही थी। एक किस्म की स्टोरी आपको याद करनी है और सीएसएस में जाके छापनी है, कुछ भी बड़ा नहीं है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर में अच्छे तरीके से ये वर्ड समझाए, अभी भी चलो समझा देता हूँ। वायसराय था एक किस्म का डेप्यूटी, मतलब कि सबसे ऊपर चीफ ऑफिसर, ठीक है, इंडिया में बरतानिया का था। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जो कानून बनाएगा। वुड बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द इंडियन मेंबर्स, जो कि कानून बनाने वाला ग्रुप होगा, जो बनाया गया था। पहले हमने बहुत टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ये 1906 में ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी। ठीक है, कानून जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था इंडिया के लिए। ठीक है, तो उस वक्त ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी थी। अभी ये फिर से उसको क्या कर रहे थे, रिकॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि उसको फिर से बना रहे थे। फिर से बनाने का मतलब क्या है कि बना तो हुआ है, लेकिन उसमें इंडियंस मेंबर को शामिल किया जाएगा। वायसराय के और चीफ इन कमांडर के बिना इन दोनों को निकाल के इंडियंस को ही शामिल कर दिया जाएगा। वो अब इन दोनों वायसराय और कमांडर इन चीफ का कानून पहले बरतानिया के हाथ में था, अभी वायसराय भी इंडियंस को दोगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। और कितने लोग मुसलमानों के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब कि अपने मुल्क के लिए खुद कानून बनाएंगे हिंदू और मुसलमान। पहले तो अंग्रेज उनको बना के दे रहे थे। ठीक है, इनके लिए, इसके लिए इंडियंस मेंबर्स, इंडियंस किसको कहा जाता है, हिंदू मुसलमान, बड़े सगीर सब कंटिनेंट में जो भी लोग रहते थे ना, वो सब इंडियंस थे। बरतानिया वाले बरतानिया के थे, वो यहाँ पर आके हुकूमत कर रहे थे। इसके लिए उनको हम नहीं कह सकते इंडियंस। ठीक है, आगे चले। Treaty between the high caste Hindus and Muslims would be maintained। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान मसाहवात, मतलब कि इनको एक साथ मेंटेन बराबर रखा जाए। ये भी इसमें इंटरिम गवर्नमेंट में था कि आप साथ मिलकर अभी रहें जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बने। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब यही था। दिस गवर्नमेंट वुड बी टेम्पररी, और ये इंटरिम गवर्नमेंट मैंने आपको बताया ये टेम्पररी है, कुछ वक्त तक है, जब तक हमेशा के लिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन सही तरीके से बन जाए, उस वक्त तक आपको इंटरिम गवर्नमेंट के तहत अपने मुल्क को चलाना है, हिंदू मुसलमान साथ मिलके अच्छी तरीके से रह के। ठीक है, हाउएवर कॉन्फ्रेंस फील्ड ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग on the representation, Muslim League insisted on the being the sole representative of Indian Muslims, while the Congress claimed to represent all communities। इसका मतलब है कैसे भी करके कुछ भी हुआ, ये कॉन्फ्रेंस फेल हुई। कौन सी कॉन्फ्रेंस फेल हुई? शिमला कॉन्फ्रेंस, 1945 वाली शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई। वेविल जो प्लान था वो, इसको कहा जाता है, शिमला कॉन्फ्रेंस को वेविल प्लान भी कहा जाता है, वेविल्स प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, तो
ये यहाँ पर फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ये जो ऊपर हमने ये 3 बातें की, ये इंडिया और मुसलमानों को मंजूर नहीं थी। ये दोनों राज़ी नहीं हुए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस रिप्रेजेंटेशन पर राज़ी नहीं हुए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जो इनमें शामिल किए जाएंगे कानून में, वो हमारा नुमाइंदा होगा, हमारा एक एजेंट होगा, हमारा एक मुसलमानों का एक लीडर होगा, एक हिंदुओं का लीडर होगा, जो कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठा होगा, जो कि हमारे हकूक़ के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए मुसलमान का लीडर काम करेगा और हिंदुओं का लीडर हिंदुओं के लिए काम करेगा। उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उसको हिंदुओं का होगा एक, और एक 5 हिंदुओं के होंगे, 4-5 उनके होंगे। 6 हिंदुओं के रखे गए थे, 5 मुस्लिम लीग के। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन पे एग्री नहीं हुए हिंदू मुसलमान। उन्होंने कहा 6 हिंदुओं को दे रहे हो, 5 हमें, 4 हमें दे रहे हो, ये बराबरी नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है। ठीक है, मुस्लिम लीग इंसिस्टिंग ऑन द बीइंग द सोल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर जोर दिया कि ओनली, सोल का मतलब होता है ओनली इंडिया के मुसलमानों का नुमाइंदा अलग होना चाहिए, एक लीडर हमारा अलग होना चाहिए जो हमारे लिए कानून बनाए। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। वाइल द कांग्रेस क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटी, जबकि कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि हर कम्युनिटी जो भी इंडिया के अंदर रह रही है उनको रिप्रेजेंट किया जाए, उनको मतलब कि पेश किया जाए, उनको आगे रखा जाए, उनके लिए भी हक उनको भी दिया जाए। ठीक है, ये हम इंटरिम गवर्नमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी वेवल प्लान जो शिमला कॉन्फ्रेंस है उसको हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। आप देखें, वीडियो लंबा होगा लेकिन नॉलेजेबल है। ठीक है, इंफॉर्मेटिव है। तो बाद में 1946 में एक दूसरी कोशिश की गई इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने की, क्योंकि पहली बार में ये इंटरिम गवर्नमेंट फेल हो गई। हिंदू मुसलमान डिसएग्री हुए, एक दो राज़ी नहीं हुए। ठीक है, हमने ऊपर देखा। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इनिशियली शुरुआती इसने इनकार किया ज्वाइन करने से इंटरिम गवर्नमेंट को, बट आखिरकार पार्टिसिपेट किया। ऑन अक्टूबर 25, 1946 को किसने, मुस्लिम लीग ने पहले इसको इस पार्टिसिपेट करना, इसमें शामिल होने के लिए इनकार किया। बाद में इसने माना और आए 25 अक्टूबर को। द इंटरिम गवर्नमेंट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द ओवरसीइंग इंडियंस ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया की आज़ादी में, जो कि एक अलग किस्म की ट्रांजिशन आई। हाँ, मतलब एक किस्म की तब्दीली आई। अल्टीमेटली आखिरकार हमें मिला, कंट्रीब्यूट हुआ फॉर्मेशन इंडिया एंड पाकिस्तान एज अ सेपरेट नेशन। हमें ये मिला कि इंडिया और पाकिस्तान एक अलग कौम बन गई, एक अलग मुल्क बन गया, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, तो अभी हम वापस चलते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट कंप्लीट हो गई। अभी हम वापस चलते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस, वेवल प्लान्स 1945 क्या था। अभी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड शिमला कॉन्फ्रेंस का क्या था और किस तरह से ये सब कुछ चला। ठीक है, अभी देखें कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, मतलब कि ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस था ना, इसका मकसद क्या था, ये आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट थोड़े वक्त के लिए क्यों इंडिया वालों को बना के दी थी अंग्रेज़ों ने। ठीक है, तो की ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है मेन मकसद इसका क्या था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद द इंक्रीज इंडियन
रिप्रेजेंटेटिव, ये हमने अभी बात की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियंस को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए, उनके लोगों को ज़्यादा इसमें रखा जाए जो कि अपने मुल्क के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और कानून खुद बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हर किसी के लिए बराबर नुमाइंदगी होगी। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 हिंदुओं के लोग हैं जो कि अपने मुल्क के लिए कोई भी कानून बना रहे हैं तो वो कौन होंगे? हिंदुओं का हिंदू होंगे, मुसलमानों के मुसलमान होंगे, हर किसी के उसमें बराबर शामिल किए जाएं। अगर 5 हिंदुओं के लोग हैं तो मुसलमानों के भी लोग 5 होंगे। ठीक है, हाई कास्ट के हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि मुसलमान हिंदुओं में बहुत सी कास्ट थी, ज़ातें थी, और छोटे लेवल के हिंदू थे, कुछ ऐसे भी हिंदू थे जिनको कुछ समझा ही नहीं जाता था, उनका कोई मतलब कि कदर ही नहीं थी, उनको कोई भी इज़्ज़त नहीं दी जाती थी। लेकिन मुसलमान इन सबको बराबर रखते हैं, क्योंकि इस्लाम में हमें हर कोई इंसान बराबर है। ठीक है, तो एन इंडियन मेंबर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एज ए ब्रिटिश कमिश्नर फॉर ट्रेड मैटर्स, यहाँ पर तीसरी बात ये कही गई, ये हम किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको? शिमला कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं कि उसका मेन मकसद क्या था। ये 3 मकसद हैं: रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाई कास्ट हिंदू मुस्लिम, और एन इंडियन मेंबर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड द ब्रिटिश कमिश्नर ऑफ फॉर ट्रेड मैटर्स। इंडिया के जो मेंबर्स थे फॉरेन अफेयर्स को संभालेंगे और उनको फॉरेन के लिए भी रखा जाएगा। ब्रिटिश कमिश्नर जो होगा वो ट्रेड मैटर्स को क्या करेगा? हैंडल करेगा। ये डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और लेक्चर में। अभी आप समझ लें कि इंडिया मेंबर्स फॉरेन अफेयर्स मतलब कि इंडिया के काम दूसरे मुल्क से इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब कुछ खुद करेंगे। ठीक है, तो डिफेंस टू रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स अंटिल पावर वाज ट्रांसफर टू इंडियंस। डिफेंस का मतलब है आर्मी, फौज जो हिंदू और मुसलमानों के थी, मिलियंस में फौजी थे हिंदू और मुसलमानों के, वो अभी ब्रिटिश के हाथ में हैं। जब तक नया कानून और पाकिस्तान और इंडिया जब तक आज़ाद नहीं होंगे तब तक ये डिफेंस, ये फौज का कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ में होगा। और जब तक ये पावर हिंदुओं, इंडियंस में जो भी लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान और भी कौमें, जब तक पाकिस्तान इंडिया नहीं बनता ये पावर उनके पास रहेगी। उसके बाद पावर को ट्रांसफ़र किया जाएगा इंडियंस के पास। फिर इंडिया के हाथ में अपनी फ़ौज, अपनी ताकत आ जाएगी। फिर वो किसी मुल्क से जंग भी कर सकते हैं। अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी फ़ौज उनके हाथ में होगी। अभी तो बरतानिया के हाथ में है। ठीक है, और बरतानिया वालों ने यहाँ पर वेवल प्लान में कहा ये फ़ौज अभी हमारे अंडर होगी आपकी। अभी इनका चीफ हमारा बरतानिया से ये रन करेगी। ठीक है, बाद में आपको ये दी जाएगी। चलो, ये भी हमने बात की कि कॉन्फ्रेंस बुलाई गई टुगेदर मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर्स को, जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और मुस्लिम लीग से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फ्राम कांग्रेस। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस से था बड़ा लीडर, और कायद आज़म मुस्लिम लीग से बड़ा लीडर था। इन सब को टुगेदर बुलाया, बड़े लीडर्स को कॉन्फ्रेंस में, और कैसे भी टॉक्स स्टार्ट अबाउट द सिलेक्शन ऑफ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। ये बातचीत करनी थी, सिलेक्ट करना था मुसलमानों के जो नुमाइंदे थे, जो लोग थे, बड़े बड़े लीडर्स थे। लीडर्स को ही रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। ऊपर लिखा हुआ है ना, प्रो एमिनेंट लीडर्स, मतलब के बड़े बड़े लीडर्स पार्टीज़ के,
देखिए कायदे आजम जिन्ना और कांग्रेस के गांधी, ये बड़े लीडर्स जो होते हैं, आगे होते हैं, सबसे आगे ग्रुप में सबसे आगे, उनको कहा जाता है। और यहाँ पर जो बातचीत हुई, मुस्लिम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है लीडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसा ले तो मुसलमानों का लीडर्स थे जिन्ना ने जोर दिया मुस्लिम लीग व सोल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मुसलमानों के लिए ओनली मुसलमान ही इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो मुसलमानों के ही लीडर हैं और रहेंगे, और मुसलमानों का लीडर हिंदू नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। जिन्होंने ये जोर दिया डेट द मुस्लिम लीग वाज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, मतलब कि इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं उनका नुमाइंदा मुस्लिम लीग ही है पार्टी। और जिन्होंने ये जोर दे के बताया, समझ गए। जबकि कांग्रेस ने ये दावा किया कि रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज़, के कांग्रेस जो है वो सब पार्टियों की, सब कम्युनिटीज़ की, सब बड़े सगीर में इंडिया में रहने वाले लोगों की एक रिप्रेजेंट पार्टी है। कंक्लूजन में हम पढ़ते हैं ना कि इन सब का नतीजा क्या निकला, और हमें आखिर में इस शिमला कॉन्फ्रेंस को पढ़ा तो इससे हमको क्या मिला, क्या नतीजा निकला, क्या असर पड़ा। तो वाई कॉन्फ्रेंस फेल्ड। अब कॉन्फ्रेंस ये फेल हो गई थी, पर ये कॉन्फ्रेंस फेल क्यों हुई थी? मुस्लिम लीग ने इनकार किया था ये मानने से कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि हमारे जो लोग हैं, लीडर हैं, ग्रुप हैं, मेंबर्स हैं, लोग हैं, वो फॉर अ न्यू काउंसिल अनलेस द वायसराय एक्नॉलेज देयर राइट टू नॉमिनेट ऑल द मुस्लिम मेंबर्स, जब तक के वायसराय ये नहीं मानेगा ये हक मुसलमानों को नहीं मिलेगा कि आल मुसलमानों को नॉमिनेट किया जाए, उनको मुकर्रर किया जाए कि ये मेंबर्स बन सकते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, तब तक के मुस्लिम लीग इनको नहीं मानेगी, इनकार करेगी, ठीक है। ये बात जिन्होंने की, मुस्लिम लीग ने की, इसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस फेल हुआ, क्योंकि ये इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई थी वो मुसलमानों ने नहीं मानी थी। काउंसिल एक्ट में उनके लोग मुसलमानों के कम बिठाए जा रहे थे, इसके लिए मुसलमानों को ये मंजूर नहीं था, मुसलमानों ने नहीं माना, तो ये फेल हो गई। दूसरी तरफ द कांग्रेस ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे कांग्रेस वाले अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीज बिटवीन द हाई कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हाई कास्ट जो हिंदू थे और जो मुसलमान थे वो एक दूसरे को अपोज, एक दूसरे के खिलाफ हो गई, तो इस वजह से भी ये कांग्रेस फेल हुई थी। शिमला कॉन्फ्रेंस वाइबल प्लान फेल हो गया। तो दीज डिफरेंसेस लेड टू डेडलॉक, और ये जो दोनों की डिफरेंस थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीगी, इन डिफरेंसेस की वजह से डेडलॉक हो गया, मतलब कि मर के ख़त्म हो गया, यहाँ पर ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, ठीक है कॉन्फ्रेंस। और कॉन्फ्रेंस अल्टीमेटली फेल्ड, और ये कॉन्फ्रेंस आखिरकार फेल हो गया। आपको समझ में आया होगा जिस तरह से मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। आपको ये उर्दू में लिखकर याद करना होगा, जो मैंने बातें बताई, बोला, जो मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे थे। आउटलाइन लिखो इंग्लिश में, मैंने जो लफ्ज़ बोला उन लफ्ज़ को उर्दू में लिखकर एक्सप्लेन करो। तो ये फेल हो गई। डिस्पाइट इन सब बातों की बावजूद, अलावा सब कुछ होते हुए भी, डिस्पाइट इट्स फेल्यूर, ये नाकाम हुई। The Simla Conference marked a significant turning point in the Indian journey to independence.
It highlighted the deep-seated differences between the Congress and Muslim League, paving the way for the eventual partition of India and the creation of Pakistan. यहाँ पर लिखा हुआ है ये कि इसके बावजूद, इनके डिफरेंस के बावजूद भी ये शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हुई और इसने टर्निंग पॉइंट छोड़ा आज़ादी की स्ट्रगल जर्नी सफ़र में, और ये हाईलाइट किया गया, लिखा गया ताकि आगे आने वाली नस्लें पढ़ेंगी। डीप सीटेड डिफरेंसेस, मुसलमानों को कम सीटें दी जा रही थी कानून बनाने की जगह पर बैठाने के लिए, और हिंदुओं को ज़्यादा मिल रही थी। किसको कम किसको ज़्यादा ये झगड़ा चला। इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ये इस डिफरेंस की वजह से फेल हुई। और पेविंग द वे, इसने एक राह हमवार की, इसने एक रास्ता बनाया जो आखिरकार इंडिया की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान की क्रिएशन हुई। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कमेंट, लाइक, शेयर, कमेंट करें आपको जो चाहिए, आई विल शेयर यू। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।